हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस की चैप्टर 15 को लेकर आई हूँ, जिसका नाम है हमारे चारों ओर वायु। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स चलिए हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि आज इस चैप्टर में हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है। हमें पढ़ना है वायु के बारे में, देन हमें पढ़ना है हमारे चारों ओर उपस्थित वायु, वायु किससे बनी है, और जलवाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल तथा धुआं, पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिलता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन, पवन चक्की। इन टॉपिक्स के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर 9 में भी देखा है कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? तो ऐसा तो किसी ने भी नहीं देखा है, लेकिन उसके उपस्थिति जो है वो कई तरीक़ों से अनुभव की जा सकती है। जैसे पेड़ों की पत्तियां जब क्या होती, हिलती हैं, कपड़े सूख जाते हैं और उसके बाद हिलते हैं, पंखा चालू होने पर उस आपकी पुस्तक जो होती है वो हिलने लगती है, आवाज़ करती है। तो इसी टाइप से हम समझ जाते हैं कि क्या है, वायु प्रेजेंट है। और चैप्टर 5 के एक्टिविटी 3 में भी हमने देखा था कि रेत और बुरादे को निष्पावन के द्वारा अलग किया गया था, और जिसमें क्या किया गया था कि बहती हुई वायु में हम उसको दोनों को अलग करते थे। इसके अलावा आप जानते हैं फ्रेंड्स कि तूफ़ानों के समय जो वायु होता है वो बहुत ही तेज चलता है, और कभी कभी तो यह पेड़ को भी उखाड़ देता है। और यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं कि ये भी एक वायु से संबंधित क्या है, एक खेल है, जिसमें आप इसको फिरकी बोलते हैं। तो एक्टिविटी फर्स्ट में हमसे बोला गया है कि आप इस फिरकी को किसी कागज़ को लेकर के उसको इस टाइप से फोल्ड करके भी आप बना सकते हैं और अच्छे से खेल सकते हैं। इसी टाइप से आप यहाँ देख रहे होंगे वात सूचक, जिसमें यहाँ पर यह है जिस दिशा से हवा आ रही है। अगर उत्तर से आ रही है तो इसका मुख उत्तर की ओर होगा, पूरब से आ रही है तो पूरब की ओर, पश्चिम से तो पश्चिम की ओर। जिस दिशा से आ रही है उसी दिशा की ओर यह घूम जाता है। अब हमें जानना है कि क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है। तो अगर हमें इस बात का पता लगाना है तो इसके लिए हमें एक्टिविटी 2 को समझना होगा कि हमें एक कांच की बोतल लेनी है और उसको क्या करना है, एकदम खाली रखना है, फिर उसके अंदर कुछ भी ना हो। अब इसको उलट कर देखते हैं तो क्या हमें कुछ दिखता है? तो हमें कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन हम उसमें वायु प्रेजेंट है कि नहीं उसको देखने के लिए क्या करते हैं कि बोतल को हम एक पानी के पात्र में क्या करते हैं, प्रवेश कराते हैं, और उसमें देखते हैं कि बोतल जो है वो उसमें पानी नहीं जा रहा है। लेकिन फिर जैसे ही बोतल को क्या किया, हमने थोड़ा तिरछा किया तो उसमें पानी प्रवेश करता है और बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि बुदबुदाहट की थोड़ी आवाज़ आती है और उसके बाद पानी उसमें से क्या होता है, बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगता है। तो ये जो बुलबुला जो निकल रहा है यही क्या है, हमारा वायु है। जब बोतल उल्टी स्थिति में है तो पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु के निकलने के लिए वहाँ पर कोई जगह नहीं है, और जब बोतल को हमने थोड़ा सा तिरछा कर दिया तो वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है, और वायु निकलने से खाली हुई जो भाग है वो उसमें पानी भर जाता है। तो इस तरह से हमने जाना कि बोतल जो थी वो खाली नहीं थी, उसमें क्या था, वायु उपस्थित था, लेकिन वायु हमको दिखाई नहीं दिया। पर जब हम पानी उसमें डाले तब हमको पता चला कि उसमें वायु उपस्थित है। और वायु की कुछ क्वालिटी यहाँ पे बताई गई है कि वायु जो है वह स्थान घेरती है, जैसा कि इस एक्टिविटी से भी हमें पता चला। और बोतल और ये बोतल के पूरे जगह पर भरी हुई थी, और यह हमारे चारों ओर उपस्थित होती है। जो वायु है वो हमारे चारों ओर उपस्थित होती है। वायु का कोई रंग नहीं होता, हम इसके आर पार भी देख सकते हैं, यह पारदर्शी होता है। जैसा कि हमारे चारों ओर वायु तो उपस्थित है, लेकिन हम हर चीज़ को देख लेते हैं, यानी यह पारदर्शी होता है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर तक है, और इसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल क्या होता है? यह एक वायु की क्या होती है, परतें होती हैं, जो कि हमारी पृथ्वी के कई किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। और जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते जाते हैं, वायु जो है वह विरल होती जाती है। और इसी तरह से आप पर्वतारोही को देखते होंगे कि वायु विरल होने के कारण वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से वो अपने साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं।
और इसके बाद आपको पता चलता है वायु किससे बनी है। तो वायु जो है वो अनेकों गैसों का मिश्रण है, बहुत सारी गैसें उसमें मिक्स की गई हैं। अब हमें यह पता करना है कि वायु जो है वो किन किन गैसों का मिश्रण है। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जलवाष्प की। तो जलवाष्प क्या होता है? वायु में जो है वो जलवाष्प विद्यमान रहता है। तो जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। और प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का होना अनिवार्य है। इस तरह से हमने जाना कि प्रकृति में हमारे वायु में जलवाष्प उपस्थित है। इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन को समझने के लिए आपको एक्टिविटी 3 समझना पड़ेगा। एक्टिविटी 3 को आप कैसे समझेंगे कि आप 2 मोमबत्ती लीजिए, दोनों को क्या करिए, जलाइए, तो वो अच्छे से क्या हो रही है, जल रही है। लेकिन जैसे ही उस मोमबत्ती के ऊपर हमने क्या किया, एक ग्लास को रख दिया, कांच की ग्लास को, जिससे हमें दिखे कि उसके अंदर की मोमबत्ती जल रही है कि नहीं, तो हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद जिस ग्लास के ऊपर हमने क्या किया था, मतलब कि जिस मोमबत्ती के ऊपर हमने ग्लास रखा वो बुझ गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस ग्लास में जो है मतलब कि ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। यानी हमने यह पता चला हमें कि जो मोमबत्ती ग्लास से ढकी हुई थी वह कुछ देर बाद बुझ जाती है, जबकि दूसरी जो है वो जलती ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है वह सीमित है और मोमबत्ती जलने से कुछ देर के बाद वह समाप्त हो जाती है। जैसे ग्लास ढका तो तुरंत तो नहीं बुझी, लेकिन कुछ देर के बाद जब वहाँ पर वह घटक कम हो गया तो वह समाप्त हो गया। अब वो घटक कौन सा है? तो वो घटक है ऑक्सीजन। तो इसी तरह से हम देखें कि दूसरी मोमबत्ती लगातार जल रही है क्योंकि वह क्या है, वायु में ही, खुले वायु में रखी हुई है। और वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है उसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि वायु में हमें जलवाष्प और ऑक्सीजन की मात्रा मतलब उपस्थित मिली। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन जो है यह वायु का एक बहुत ही बड़ा भाग है। जैसे कि जो मोमबत्ती जलने के उपयोग में नहीं हुआ तो वहाँ पर जो मोमबत्ती नहीं जल पाई जिससे, तो उसे हमने कहा कि वह नाइट्रोजन उसमें उपस्थित है। क्योंकि वहाँ पर जो ग्लास थी उस ग्लास में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, पर और गैसें भी थीं, पर वो भी धीरे धीरे घटने लगी, लेकिन उसकी वजह से मोमबत्ती नहीं जल पाई। मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन ही क्या है, सहायक है, यानी O2, और नाइट्रोजन मीन्स N2। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO2, यानी कि एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के रेशियो में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें कैसे पता चलता है? जैसे अगर मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, हम अपने कमरे को बंद कर देते हैं जहाँ पर कोई पदार्थ जल रहा होता है। कुछ देर के बाद आपको घुटन महसूस होती है और यह घुटन जो है वह कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही होती है, यानी कि कमरे में घुटन हो गया। इसके अलावा जो भी वस्तु जलती है, जलने के कारण जो भी आपको वहाँ पर गैस निकलती है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दैट इज CO2। तो हमारे चारों ओर वायु का एक छोटा सा क्या है, अवयव होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और फसलों को जलाने के बाद ये सलाह दी जाती है कि उनकी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इससे वायु क्या होती है, प्रदूषित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकलता है। धूल तथा धुआं। तो धूल और धुआं क्या है कि ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है और धुएं में कुछ गैसें जो होती हैं और सूक्ष्म धूल कण भी होते हैं जो कि प्रायः क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। और जैसे कि आपने चिमनियों में भी देखा होगा कारखानों में कि हमारी मतलब कि नाक जो होती है उन हानिकारक चिमनियों से बच जाती हैं, लेकिन जो आकाश में जब उनको उड़ा दिया जाता है उनके धुओं को, तो वहाँ पर पक्षियों के लिए वह बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो वायु में धूल कण हमेशा विद्यमान रहता है। इसको जानने के लिए आप एक्टिविटी 4 के थ्रू समझ सकते हैं। एक्टिविटी 4 में आपसे कहा गया है कि आप क्या कीजिए, आप ऐसा ही एक कमरा लीजिए और उसको चारों तरफ से बंद कर दीजिए और उसके बाद उसमें जहाँ से भी रोशनी आ रही वहाँ पर्दा लगा दीजिए। फिर उसके बाद उस पर्दे में एक जगह छोटा सा छेद करिए, फिर वहाँ से जो रोशनी आती है उस रोशनी में आपको छोटे छोटे कण दिख रहे होंगे। वही छोटे छोटे कण जो है वह धूल के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि वायु में क्या है, धूल उपस्थित है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको और हम बताना चाहेंगे कि वायु में जो मतलब इसमें जो प्रकाश आ रहा है, प्रकाश में क्या है, फोटोन भी उपस्थित होता है।
तो हमने देखा कि ये जो धूल के कण है वह वायु में उपस्थित होते हैं। और जैसे कि हम सांस लेते हैं तो हमारे जो सांस में जो नाक में जो छोटे छोटे बाल होते हैं, इसके अलावा जो श्लेष्म होते हैं, वो हमारे अंदर की जो भी मतलब वायु जब जाती है तो वह छन कर जाती है इनके माध्यम से, जिसके कारण हम स्वच्छ वायु जो है वो ग्रहण करते हैं। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें अपने मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। अभिभावकों को आपने डांटते हुए सुना होगा कि वो हमेशा डांटते हैं कि मुंह खोलकर सांस मत लो। ऐसा करने से जो गंदगी होती है वो सीधा मुंह से अंदर जाएगी और धूल मिट्टी जो है, जैसे वायु बिना छने हुए ही हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि पुलिसकर्मी वगैरह क्या करते हैं, मुखौटा भी लगाते हैं। तो मुखौटा लगाने से क्या होता है, धूल जो है वो छन कर जाती है। इसी प्रकार से हमने निष्कर्ष निकाला कि वायु में जो है वो कुछ गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसें होती हैं। और वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती हैं और शेष भाग 1% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जलवाष्प होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपको एक चार्ट के थ्रू बना कर दिखाया गया है पाई चार्ट में। तो आपको हम एक मतलब कि बताना चाहेंगे कि नाइट्रोजन जो है वो लगभग 78% होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो वायु में लगभग 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह लगभग 1% होता है। इसके अलावा जो अन्य गैसें होती 0.003% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके अलावा जो अन्य गैसें होती हैं 0.003% जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और अन्य गैसें जो होती हैं वो इसमें इसके अलावा जो भी बचती हैं वो उपस्थित रहती हैं। और पानी और मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिलता है, तो उसके लिए आप एक्टिविटी 5 के थ्रू समझिए कि आपने देखा होगा कि हम जैसे जैसे पानी को गर्म करते जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे बुलबुले छूटते जाते हैं। तो यह जो बुलबुले हैं यही बताते हैं कि पानी में जो है वह वायु के कण विद्यमान है और इस वायु में ही क्या है, ऑक्सीजन घुरा हुआ है। तो हमारे जैसे जो जलीय जीव होते हैं पानी में, क्योंकि उसका रेशियो जो उसका फॉर्मूला होता है H2O, तो उसमें जो O है ऑक्सीजन, इसी के थ्रू क्या करते हैं, वह सांस हमेशा लेते हैं और इसी से अपना क्या करते हैं, मतलब अपनी श्वसन की क्रिया को करते हैं। चैप्टर 8 और 9 में भी हमने पढ़ा था कि जीव जो है वो पानी में रहते हैं और वे श्वसन के लिए पानी में ही खुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और जो गहरे जगह पे रहते हैं, जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं, उन्हें भी क्या चाहिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो उनको सांस कहाँ से मिलती है, वायु कहाँ से मिलती है, तो उसके लिए एक्टिविटी 6 के थ्रू आप समझिए कि आप मिट्टी को लीजिए और मिट्टी को क्या कीजिए, पानी के पात्र में डालिए। तो आप क्या देखते होंगे कि वहाँ से क्या होता है, कुछ बुलबुले टाइप का छूटने लगता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि मिट्टी में पानी डाला और कुछ बुलबुला सा निकला। तो इसमें जो बुलबुले निकले पानी के, उसमें में क्या है कि इसका मतलब मिट्टियों में क्या उपस्थित है, वायु उपस्थित है और इस वायु में जो है वो ऑक्सीजन भी विद्यमान है। यानी जब मिट्टी के ढेर पर पानी डाले तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है जो कि बुलबुले के रूप में दिखाई देती है। और मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मान तथा छिद्र बना लेते हैं और इन्हीं छेद से क्या होता है, वायु अंदर घुसती रहती है और फिर वो सांस लेते रहते हैं। लेकिन जब बारिश होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, उनका जो छेद होता है वो भर जाता है वहाँ पे पानी और वो उनको सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ता है ज़मीन पर। तो यही कारण है कि केंचुए भारी वर्षा में क्या होते हैं, ज़मीन पर से बाहर निकल आते हैं, अंदर से बाहर निकल आकर आपको जमीन पर दिखाई देते हैं। और सारे जीवों के द्वारा ही क्या होता है, ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की मात्रा कभी खत्म नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा हमारे वायुमंडल में उपस्थित क्या होता है, पौधों के कारण। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होता है, तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होता है वो पौधों में उपस्थिति के कारण होता है। जैसे कि पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं जिसके कारण वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। पौधे भी श्वसन करते हैं लेकिन वो जो श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में करते हैं। उसकी तुलना में वह ऑक्सीजन जो निकालते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो बहुत ज़्यादा होता है और जो वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, लेते हैं श्वसन करने में, वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। इसीलिए हमें पौधों को लगाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन की क्या हो, उपस्थिति हो वायुमंडल में।
और इसी तरह से हम अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु बहुत ही आवश्यक है और वायु के बिना जो है क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी हैं, तो बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे कि आपने पवन चक्की के बारे में सुना होगा, जो क्या करती है, इसमें जो पवन चक्की होती है उसको घुमाने के लिए वायु ही सहायक होता है। जैसे जैसे हवा पड़ती है वैसे वैसे ये इनकी चक्कियाँ जो होती हैं, इनका जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो घूमने लगती हैं और इसका उपयोग बहुत जगह पे होता है। जैसे कि ट्यूबवेल में पानी निकालने के लिए और आटा चक्की को जलाने के लिए, और इसके अलावा जो पवन चक्की होती है विद्युत भी उत्पन्न करती है और वायु नावों को खेने में और ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज़ों को चलाने में भी क्या होते हैं, सहायता होती है इस वायु की। इसके अलावा जो भी पक्षियाँ होते हैं उनको भी उड़ने के लिए वायु ही चाहिए और जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह से हमने जाना वायु हमारे लिए कितना आवश्यक है। यहाँ पर आपको कुछ सारांश दिया है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।